जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जयवाला जी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। और मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों आज मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण काल के बारे में। मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण काल की बात करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ताम्रपाषाण काल या ताम्रयुग कहते इसे क्यों हैं। तो दोस्तों हम बात करें, मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई प्रथम धातु क्या थी? तांबा थी। या मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु क्या थी? तांबा थी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल या ताम्रयुग के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, मनुष्य द्वारा तांबे के उपयोग के पश्चात मनुष्य ने क्या किया था? एक नवीन युग में प्रवेश ले लिया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो मनुष्य हैं वो पत्थर व हड्डी के उपकरण बनाते थे, लेकिन अब मनुष्य तांबे की खोज के पश्चात किसके उपकरण बनाने लगा था? तांबे के उपकरण बनाने लगा था, जिससे क्या हुई? मानव की कार्यकुशलता में एक वृद्धि हो गई थी। ठीक, तो हम बात करें दोस्तों, मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु क्या है? तांबा है। तांबे के प्रयोग ने मनुष्य को एक नवीन युग में प्रवेश दिलाया। पत्थर व हड्डी के अलावा मनुष्य ने तांबे के उपकरण बनाने क्या किए? प्रारंभ किए, जिससे मानव की कार्यकुशलता में क्या हुई? चमत्कारी वृद्धि हुई। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इस संस्कृति से संबंधित स्थलों के उत्खनन एवं सर्वेक्षण का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? एच.डी. सांकलिया को जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एच.डी. सांकलिया जो हैं इस संस्कृति से संबंधित स्थलों के उत्खनन एवं सर्वेक्षण का मुख्य श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है ताम्रपाषाणकालीन क्षेत्र का अधिक विस्तार है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन क्षेत्र का अधिक विस्तार है, जहां से ताम्रपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त किए गए हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, वृषभ मूर्तियों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं? मालवा से मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वृषभ इस काल में धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। ठीक, तो दोस्तों मालवा में वृषभ मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वृषभ इस काल में धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल। ठीक, तो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कायथा। कायथा किस जिले में दोस्तों? उज्जैन जिले में। इसके बाद देखें नागदा। नागदा किस जिले में? उज्जैन जिले में है। इसके बाद बात करें दोस्तों डांगवाला। डांगवाला किस जिले में? ये भी उज्जैन जिले में है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों एरन। एरन किस जिले में है? सागर जिले में। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नावदाटोली। नावदाटोली किस जिले में है दोस्तों? खरगोन जिले में है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों महेश्वर। महेश्वर भी किस जिले में है? खरगोन जिले में है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इनाम गांव। इनाम गांव किस जिले में? सीहोर जिले में है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आवरा। आवरा किस जिले में है दोस्तों? मंदसौर जिले में है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों बेशनगर। बेशनगर किस जिले में है? विदिशा जिले में है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों खीड़ीनामा। खीड़ीनामा किस जिले में दोस्तों? होशंगाबाद जिले में है। ठीक, तो ये दोस्तों हो गए मध्य प्रदेश के प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थल। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इन स्थलों के उत्खनन से यहाँ पर क्या क्या मिला है ताम्रपाषाणकालीन? तो यहाँ से दोस्तों ताम्रपाषाणकालीन मृदभांड, धातु निर्मित बर्तन एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम दोस्तों सर्वप्रथम पहला ताम्रपाषाणकालीन स्थल की बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों? कायथा। ठीक, तो कायथा के बारे में कहा भी जाता है दोस्तों यह पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है। ठीक, और यह उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह उज्जैन जिले में कालीचंद नदी के तट पर स्थित है। ठीक, चलिए तो हम बात करें दोस्तों कायथा के बारे में, तो यह पहली ताम्रपाषाण बस्ती है, ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है, जिसका अस्तित्व कब तक माना जाता है? 1380 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक, इसके बाद बात करें दोस्तों कायथा जो है उज्जैन में काली सिंध नदी के दाएं तरफ स्थित है। ठीक, अब यहाँ पर बात करें दोस्तों क्या क्या प्राप्त हुआ है ताम्रपाषाणकालीन? तो दोस्तों कायथा में चाक की सहायता से बनाए गए मिट्टी के बर्तन, तांबे की चूड़ियाँ व कुल्हाड़ियाँ, पत्थर के सूक्ष्म हथियार व मनके प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि वराह मिहिर की जन्मभूमि कौन सी है? तो दोस्तों वराह मिहिर की जन्मभूमि कौन सी है? कायथा है, जो कि किस जिले में आती है? उज्जैन जिले में आती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कायथा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों किसे जाता है? V.S. वाकलकर को जाता है। ठीक, तो कायथा की खोज 1964 में V.S. वाकलकर ने की थी। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों एरन की। एरन की बात करें तो यह किस जिले में आता है? तो दोस्तों एरन सागर जिले में स्थित है। ठीक, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों इसका प्राचीन नाम एरिकन था।
ठीक। और बात करें दोस्तों इस ताम्रकालीन बस्ती का समय कब से कब तक माना जाता है, तो दोस्तों इस ताम्रकालीन बस्ती का समय 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक। तो दोस्तों एरन जो है यह सागर जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या है, एरिकण है। इस ताम्र बस्ती का समय 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक। चलो इसके बाद थोड़ी सी बात करें हम दोस्तों कि किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल में इस संस्कृति के विकास की स्थिति देखने को मिलती है, तो वो कौन सा स्थल है दोस्तों, एरन है। ठीक। तो एरन में राज्य के ताम्रकालीन संस्कृति के विकास की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है ताम्र पाषाणकालीन, तो दोस्तों यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चित्रित मृदभांड और ताम्रकालीन बस्ती के प्रमाण मिले हैं। ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों एरन की, तो दोस्तों एरन में जो है भानुगुप्त का एक अभिलेख स्थित है जहां से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक। तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य हमें दोस्तों कहां से प्राप्त होता है, एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। दोस्तों एरन अभिलेख किस राजा का है, तो दोस्तों एरन अभिलेख भानुगुप्त राजा का है। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों नावदाटोली और महेश्वर की, तो दोस्तों नावदाटोली और महेश्वर जो हैं इनको मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृति संज्ञा दी जाती है। ठीक। नावदाटोली जो है दोस्तों नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और जो महेश्वर है यह नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक। तो नावदाटोली और महेश्वर की हम एक साथ बात कर रहे हैं। तो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता का इतिहास मध्य प्रदेश के संदर्भ में सर्वप्रथम नावदाटोली और महेश्वर के उत्खननों से दिखाई देता है। ठीक। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है, मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है, या दोस्तों इस संस्कृति को मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृति की संज्ञा दी गई है। ठीक। नर्मदा घाटी के उत्तरी तट पर नावदाटोली तथा दक्षिणी तट पर महेश्वर स्थित है। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मालवा संस्कृति के अन्य स्थल कौन कौन से हैं, तो कौन से हैं, एरन, कायथा, नागदा, इनाम गांव भी किस संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, मालवा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक। इन सभी स्थानों के उत्खनन और सर्वेक्षण का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, SD सांकलिया को जाता है। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों नागदा, तो नागदा की बात करें है किस जिले में स्थित है दोस्तों, उज्जैन जिले में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक। तो नागदा किस जिले में दोस्तों, उज्जैन जिले में स्थित है तथा किस नदी के तट पर स्थित है, चंबल नदी के तट पर स्थित है। इस ताम्र पाषाण बस्ती से भी मृदभांड और लघु पाषाण कालीन अस्त्र मिले हैं। ठीक। चलिए इसके बाद हम दोस्तों बात करें आवरा की, तो दोस्तों आवरा किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों आवरा मंदसौर जिले में स्थित ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से ताम्र पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक की विभिन्न अवस्थाओं की सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। ठीक। तो मंदसौर जिले में स्थित आवरा गांव से ताम्र पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक की विभिन्न अवस्थाएं एवं संबंधित सामग्री मिली है। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों एक तांबा और टिन को मिलाकर कुल्हाड़ी बनी थी जो कि कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों, जबलपुर से प्राप्त हुई है। तो 1869 में जबलपुर से एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है जो कि किसकी बनी थी, तांबा और टिन को मिलाकर बनी हुई थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कहाँ से 424 तांबे के उपकरण एवं 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, डोंगरिया बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। ठीक। तो 1970 ईस्वी में डोंगरिया बालाघाट के समीप ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण एवं 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों रायसेन जिले के भीमबेटका में लगभग 700 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिसमें लगभग 500 शैलाश्रयों में चित्रांकन किया गया है। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर हम शैलाश्रयों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं मध्य प्रदेश में के प्रमुख शैलाश्रय एवं शैलचित्र की। ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय एवं शैलचित्रों की। तो एक साइड लिखा है दोस्तों शैलाश्रय
एवं शैलचित्र, और एक साइड लिख दिया हमने ये कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर स्थित है। ठीक, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी कई बार आता है कि मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पर है, तो दोस्तों कहाँ पर है, पनारपानी जो कि कहाँ पर है, पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक, जैसे बात करें लिखी दांत शैलचित्र कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। ठीक, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो बात करें दोस्तों मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, पनारपानी जो कि पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करें चुनारगुंदी शैलचित्र कहाँ पर स्थित है, कांती होशंगाबाद में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों निशानगढ़ काजरी शैलचित्र कहाँ पर है, पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों वेलखंदार शैलचित्र कहाँ पर है, पचमढ़ी में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों हर्रापाल शैलचित्र कहाँ पर है, हमारा बोरी होशंगाबाद में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों लिखी दांत शैलचित्र कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है, चंदेरी अशोकनगर में है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों लिखी छाछ शैलचित्र शैलाश्रय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, करसा मुरैना में है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों झंझारी शैलाश्रय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, कटनी में है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों रानी माची शैलाश्रय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, चितरंगी सिंगरौली में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों दाता शैलचित्र कहाँ पर है दोस्तों, विजावर छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।